क्या बात है भाई साहब, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे सारे के सारे लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सभी लोग बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है। एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग ऑल राइट। शुभू, नव्या, पूर्वा, रोहित, देव, कोच लाइफ, गौरी, कृष्णा, राहुल, नित्या, पॉल, दीपांशु, चंचल, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस अमेजिंग से सेशन के अंदर सर आज हमको क्या पढ़ना है, तो हमारे आज के झोली में है सर क्या, आज है बेटा तारीख 24 है ना। और 24 तारीख को हमको पढ़ना है सोगा का यूनिट 3 का पार्ट 1। यूनिट 3 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, मैं इसको दो पार्ट में आपको कवर करवाने वाला हूँ। और इंपॉर्टेंट भी है तो मैं काफी आपको स्लो स्लो कवर करवाऊंगा यूनिट नंबर 3, ठीक है ना। यस, तो यूनिट नंबर 3 को अपन दो पार्ट में पढ़ने वाले बेटा, जिसके बारे में आप देख सकते हैं आज और कल, एंड देन फिर उसके बाद अपना यूनिट नंबर 4 होने वाला है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले बस आपको बता दूं, इस बार हमारे सीए फाउंडेशन के बहुत ही अमेजिंग और सीए इंटर के भी अमेजिंग रिजल्ट्स रहे। मैं चाहता हूं आप इन रिजल्ट्स को भी बीट करें बेटा। इस बार परी गुप्ता ने 80 मार्क्स लाए थे और 358 टोटल लाए थे 400 में से। मैं चाहता हूं कि आप इस टारगेट से भी आगे जाए और ज्यादा अच्छे से मेहनत करें और बढ़िया से मेहनत करें। डेफिनेटली ये टारगेट अचीवेबल होते हैं। इसके अलावा स्पेशल 26 क्या है, तो ये स्पेशल 26 की जो हमारी यूट्यूब पे सीरीज है, इसके अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, 26 सेशंस के अंदर मैं आपको पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को रिवाइज करवाता हूं। ये एब्सोल्युटली फ्री है यूट्यूब के ऊपर। अल्टीमेट सीए और सीए इंद्रेश गांधी, इन दो चैनल्स के ऊपर ये पूरी पूरी सीरीज हमारी कंप्लीट होने वाली है। सर ये कितने बजे होता है? शाम में 5:30 बजे। क्या कहा मैंने? बोलो। शाम में 5:30 बजे सर हमारी ये क्लास होती है लाइव ऑन यूट्यूब। सर कौन सी किताबों का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक का हम लोग प्रयोग करते हैं इसके अंदर। अगर आप अल्टीमेट सीए के स्टूडेंट हो तो ये आपको ऑलरेडी साथ में मिलती है, पर अगर आप मान लीजिए हमारे रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट्स नहीं है, तो आप इसको igsir.in इस वेबसाइट के ऊपर से आप इसको अलग से बाय भी कर सकते हैं। हार्ड कॉपी को 7 से 10 दिन लगते हैं आपके घर पे पहुंचने के लिए, और सॉफ्ट कॉपी को पीडीएफ में आपको तुरंत एक्सेस मिल जाता है ऐप के अंदर। ऐप का नाम है सीए इंद्रेश गांधी। सर इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो मेरी सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, अक्सर बच्चों को होता है सर ये कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26 एंड उसके आने वाले अटेम्प्ट, जब तक फाउंडेशन का सिलेबस चेंज नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल है। इसी का मतलब ये कि स्पेशल 26 5.0 से भी अगर कोई रिवीजन कर रहा था तो वो एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। स्पेशल 26 6.0 वालों के लिए मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया हो बेटा, है ना, जो आपको मेरे इंस्टा चैनल के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, सीए इंद्रेश ये मेरा आईडी है, तो वहां पे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा, यहाँ पे लिंक मैंने दिया हूं, तो इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो उस ग्रुप में उन लोगों को पता है, मैं आपको बता दूं कि सर इन ग्रुप के अंदर जो है ना, मैं आपको अलग अलग वॉइस नोट्स की मदद से मैं आपको गाइड करता हूं कि किस तरीके से आपने अपने प्रिपरेशंस को करना है, किस तरीके से आपने चीजों को देखना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चलता हूं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इस ग्रुप का पार्ट बनिएगा जो भी स्पेशल 26 6.2 को देख रहे होंगे। ओके, चलिए लेट्स गेट बैक। और दोस्तों मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब फाइनली हम लोग यूनिट 3 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सारे लोग बहुत एकदम केयरफुली सुनना, एकदम मन लगाकर सुनना। इसके अंदर जो कुछ वर्ड्स है ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना तो फेस करना पड़े, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस जितना मैं बोलूं वैसा वैसा पढ़िएगा, और जो मैं बोल रहा हूं उन एग्जाम्पल्स के ऊपर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके सुनना, ठीक है। ओके, चलो सबसे पहली बात, सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में चैप्टर आपके साथ बात करता है। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। यूनिट 3 जो है बेटा ये बात करता है आपके साथ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। आ जाएंगे सारे लोग, ध्यान देना, फोकस करना। सबसे पहली बात तो सर पहला जनरल रूल क्या है कि जो रिस्क होती है ना, ये प्राइमा फेसे प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल, अगर ये कप है बेटा, ये कप के अंदर की ओनरशिप अगर मैं आपको ट्रांसफर कर दूं, ओनरशिप का मतलब होता है प्रॉपर्टी, तो अगर कप के अंदर की प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर कर दूं, तो ये कप जो टूटे या फूटे, क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। ये जो कप है बेटा ये टूटे या फूटे, इसकी रिस्क किसकी रहने वाली है? इसकी रिस्क आपकी रहने वाली है। किसकी रहने वाली है? बोलो जल्दी से मुझे।
इसकी रिस्क आपकी रहने वाली है। समझे क्या आप बात को? यस। तो इसे क्या बोला जाता है? रिस्क जो होती है ये प्राइमा फेसी किसके साथ पास हो जाती है? प्रॉपर्टी के साथ। अगर गुड्स को कुछ डैमेज या लॉस हो जाता है तो बर्डन किसका होने वाला है? वो पर्सन का बेटा जो ओनर है एट द टाइम ऑफ गुड्स, जब लॉस या डैमेज हुआ। मतलब ओनर कौन है सर? ओनर, इस कप का ओनर कौन है? आप ओनर हो। तो अगर आप ओनर हो तो जिम्मेवारी किसकी होंगी, या इस लॉस को कौन उठाने वाला है सर? इस लॉस को आप उठाने वाले हो। कौन उठाने वाला है बोलो बच्चों? इस लॉस को आप उठाने वाले हो। समझे क्या? यस। अगला सर, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सर ये पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कब आखिर गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी पास होती है। मतलब कि इस गुड्स के अंदर, मान लो अपना गुड्स आज का ये रहने वाला है, तो इस गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होंगी? तो इस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर, मतलब सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी पासिंग का मतलब होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर करना। अब जो रिस्क है गुड्स के अंदर की, है ना, जो रिस्क है बेटा वो किसकी होती है? बायर की, और वो सेलर की नहीं होती है। हो सकता है कि गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस गुड्स की ओनरशिप मैंने आपको दे दिया, तो अगर आपके पास ओनरशिप है, भले ही ये कप मेरे पास पड़ा है, बट अगर मैं इसकी ओनरशिप आपको दे दूं ना, तो अगर इस कप को कुछ भी होता है तो नुकसान किसका होने वाला है? आपका होने वाला है। किसका होने वाला है बोलो? आपका होने वाला है। समझे आप बात को? इसका मतलब है सर कि जरूरी नहीं है गुड्स का पोजेशन किसके पास है वही नुकसान को उठाता है। ना मुन्ना ना, पोजेशन किसी दूसरे के पास, किसी दूसरे के पास हो सकता है, और ओनरशिप किसी दूसरे के पास हो सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है सर, बस यही बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, ओके। अब अगला, अब ध्यान देना, फोकस करना एकदम अच्छे से। सर जनरली जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये दो फैक्टर्स से पास होती है। क्या कह रहा हूं मैं, बोलो जल्दी से। जनरली जो प्रॉपर्टी है ना, ये दो फैक्टर्स से पास होती है। कौन से दो फैक्टर्स से पास होती है? देखो, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, और दूसरा है इंटेंशन ऑफ पार्टीज। क्या है बोलो जल्दी से? पहला है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, और दूसरा है इंटेंशन ऑफ पार्टीज। मतलब क्या? देखो सर, गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है। सबसे पहला, सेक्शन 18 कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है अनएसर्टेन गुड्स का, तो प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं हो सकती जब तक आप उसको एसर्टेन ना करो। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 3-4 फोन ऐसे पड़े हुए हैं बेटा, ठीक है ना, 3-4 फोन मान लो ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब जब तक मैं इनमें से, मान लो ये सारे सेम ही फोन है, जब तक मैं आपके और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी फोन को अलग ना करूं, किसी फोन को एसर्टेन ना करूं बेटा, तब तक क्या गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी? क्या? नहीं सर, गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होंगी। मतलब इनका कहना है कि अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो गुड्स का एसर्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है बोलो जल्दी से? गुड्स का एसर्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा ये लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। क्या आप ये बात समझे? क्या? पहला पॉइंट। दूसरा समझो आप बात को, इसका मतलब है सर कि अनएसर्टेन गुड्स अगर होंगे, क्या कहा मैंने बोलो? अनएसर्टेन गुड्स अगर होंगे तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है? नहीं सर, इसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। प्रॉपर्टी या ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए गुड्स का एसर्टेन होना, गुड्स का आइडेंटिफाइबल होना, गुड्स का स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, सर गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटेंशन दिया हो। क्या दिया हो बोलो जल्दी से? जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटेंशन दिया हो ट्रांसफर करने का। जैसे आपका और मेरा डिसाइड होता है कि ये जो कप है, ये कप की प्रॉपर्टी मैं 31 मार्च को आपको ट्रांसफर करूंगा, तो आपके और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के इंटेंशन से क्या पता चलता है? बताइए कि सर ये जो गुड्स है, इस गुड्स की प्रॉपर्टी आप 31 मार्च को ट्रांसफर करना चाहते हो। हाँ, तो मैं कहूंगा कि इस गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होंगी बेटा? 31 मार्च को। कब होंगी बोलो बच्चों? 31 मार्च को। समझे क्या आप बात को? यस। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप एसर्टेन करना चाहते हो कि पार्टीज का इंटेंशन क्या है, तो इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को, और जो सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो जल्दी से? वो आपको कंसिडर, मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब ये अगर मैं जानना चाहता हूं कि पार्टीज का इंटेंशन क्या है, क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से? पार्टीज का इंटेंशन क्या है?
आखिर कब पार्टीज प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहती है, तो उसके लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बोलो? उसके लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ओके चलिए सर, अब अगला। अब देखो क्या सर, ये प्राइमरी रूल्स है जिससे हम लोग डिटरमाइन करेंगे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी को लेके। मतलब क्या कि प्रॉपर्टी किस दिन ट्रांसफर होने वाली है उसको लेके ये कुछ प्राइमरी रूल्स है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये बातों को अपन लोग जनरली कंसिडर करते हैं सर, जब भी अगर इससे रिलेटेड कोई सर्कमस्टांसेस अपने को मिलते हैं। तो सबसे पहला, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। क्या बोला यहाँ पे बताइए सर? अगर कोई ऐसी, समझना बात को सर, जो ओनरशिप होती है ना, ये स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब पार्टीज का इंटेंशन होता है पास करने का। क्या करने का बोलो जल्दी से? जब पार्टीज का इंटेंशन होता है इसको पास करने का। अच्छा ओके ठीक है, आइए देखो क्या, फॉर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इट शैल हैव टू बी द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कंडक्ट ऑफ पार्टीज या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब क्या, अब हमको पार्टीज के इंटेंशन को देखना है। हमने ये तो समझ लिया सर कि स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स में जब पार्टीज का इंटेंशन होता है तब ट्रांसफर होता है, बट इंटेंशन को कैसे समझना, तो इसके लिए कुछ रूल सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 में देके रखा है पार्टीज के इंटेंशन को लेके। ठीक है, सबसे पहला, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। क्या कहा मैंने? बोलो, अगर स्पेसिफिक गुड्स है और वो डिलीवरेबल स्टेट में है। मतलब क्या, जैसे आप आते हो मेरे दुकान में, आप कहते हो कि सर ये मेरे सामने यहाँ पे ना बेटा बहुत सारे ऐसे कप्स रखे हुए हैं। आप कहते हो सर ये जो व्हाइट कलर का कप दिख रहा है ना, मुझे यही वाला कप खरीदना है। क्या करना है बोलो जल्दी से? मुझे यही वाला कप खरीदना है। ऐसा कौन बोले? ऐसा आप बोले। मुझे बताइए ये कप के अंदर मुझे क्या कुछ ऐसा करना है? क्या हैंडल लगाना है या नीचे से चिपकाना? कुछ ऐसी चीजें बची है क्या? क्या ये अनफिनिश प्रोडक्ट है क्या? नहीं सर, ये पूरी तरीके से फिनिश गुड्स है। मतलब ये डिलीवरेबल स्टेट में है। मतलब मैं आपको अब भी दूं, आप इसको अब भी यूज करना चालू कर सकते हैं। इसे बोला जाता है डिलीवरेबल स्टेट। तो अगर गुड्स होता है डिलीवरेबल स्टेट के अंदर, तो ऐसे गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? ऐसे गुड्स की प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो जाती है जिस समय आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना। इससे फर्क नहीं पड़ता आप मुझे पैसा अभी दे रहे हो या बाद में दोगे। इससे ये भी फर्क नहीं पड़ता मैं ये जो गुड्स है, ये गुड्स मैं आपको अभी दे रहा हूं या बाद में डिलीवर कर रहा हूं। समझे क्या बात को? जिस समय आपने प्रॉपर्टी, जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस समय स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में होता है ना सर, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। क्या? यस सर, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा, अब मैं दूसरा सिनेरियो है कि स्पेसिफिक गुड्स है बट उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। जैसे मान लो मैं गया बेटा लैपटॉप खरीदने के लिए, मैंने कोई लैपटॉप को पसंद किया, तो दुकानदार क्या बोलता है, भैया आप 1 घंटे में आ जाओ, मैं ये लैपटॉप को पूरी तरीके से एक्टिवेट करके रखता हूँ, इसके अंदर विंडोज वगैरह जो जितनी भी चीजें होती है मैं उसको सबको एक्टिवेट करके रखता हूँ करके वो आपको ऐसा बोलता है। मतलब देखो, स्पेसिफिक, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वो सिल्वर कलर का लैपटॉप खरीदना है। अब वो जो सिल्वर कलर का लैपटॉप है ना, वो डिलीवरेबल स्टेट में भी है। समझना बात को, स्पेसिफिक गुड्स हो गया सिल्वर कलर का लैपटॉप, बट उसको कुछ अभी थोड़ा सा, समझना, उसको कुछ थोड़ा सा अभी कुछ करने का बचा है जिसके कारण मैं उसको या दुकानदार मुझे वो चीज दे नहीं पा रहा है। तो इसमें इनका क्या कहना है? इसमें इनका कहना है कि इस केस के अंदर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होंगी बेटा? प्रॉपर्टी जब तक ट्रांसफर नहीं होंगी जब तक जो सामने वाला दुकानदार है वो चीज को, यानी कि वो विंडोज को एक्टिवेट नहीं कर देता, और बायर ने उस बात को नोटिस कर लेना चाहिए। सर मुझे बताओ, मैंने कहा ठीक है मैं 1 घंटे में आता हूं, मैं चले गया बेटा, 1 घंटे में मैं घर आ गया। अब क्या हुआ, जब ये विंडोज को एक्टिवेट कर रहा था, अचानक से कुछ लाइट का लोड शेडिंग या कुछ के कारण क्या हुआ, पावर सप्लाई एकदम बढ़ा और घटा, जिसके कारण लैपटॉप की बैटरी फट गई। एग्जाम्पल। तो ये नुकसान किसका होने वाला है? सर ये नुकसान सेलर का होगा, क्योंकि बायर के पास अभी तक प्रॉपर्टी नहीं गई है। कैसे नहीं गई है? बायर ने भले सिलेक्ट किया, बट बायर ने चेंज होने के बाद देखा क्या? क्या विंडोज डालने के बाद मैंने देखा क्या? विंडोज एक्टिवेट होने के बाद नहीं देखा। तो जब मैंने उस बात को नोटिस ही नहीं किया, जब मैंने उस बात को नोटिस ही नहीं किया, तो इस सिचुएशन के अंदर जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे प्रॉपर्टी किसकी रहने वाली है सर? प्रॉपर्टी बताइए जल्दी से, सेलर की रहने वाली है। समझे क्या आप बात को? यस। अगला देखो सर, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट
व्हेन सेलर हैज टू डू एनीथिंग इन ऑर्डर टू ascertain प्राइस, मतलब देखो क्या बोला सर, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है, बट सेलर को कुछ ऐसा करना है बेटा जिसके कारण हमको प्राइस डिटरमाइन करना है। क्या करना है? जिसके कारण हमको प्राइस डिटरमाइन करना है। क्या करना है बोलो बच्चों? प्राइस डिटरमाइन करना है। इसका मतलब क्या समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुकानदार हूं, मेरे पास शक्कर रखी हुई है, आप आते हो एक झोली लेके, आप कहते हो कि ये झोली भर के मुझे शक्कर दे दो, मैंने झोली को भर दिया, मैं आपको कहता हूं 40 रुपए किलो शक्कर है, पर झोली में कितनी शक्कर गई उसको मैं वे करूंगा, वेट करूंगा, उसका मेजर करूंगा और इंटू 40 करके आपसे पैसा चार्ज कर लूंगा, बराबर। तो देखो अब शक्कर एक स्पेसिफिक गुड्स है जो डिलीवरेबल स्टेट में, बट सेलर को क्या करना है, मैं अगर ये माल को बेचना चाहता हूं तो मेरे को इसको गिनना पड़ेगा, तब जाके उसका प्राइस डिटरमाइन होगा। तो लॉ कहता है इसके अंदर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होंगी? प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होंगी बेटा, कब कब? जब तक मैं वो चीजों को कर नहीं लेता और सामने वाला देख नहीं लेता, मतलब मैं जब तक गिन ना लूं शक्कर को और वो वेट ना निकल जाए और इस बात की पुष्टि आपको, इस बात को आप देख ना लो, तब तक गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है क्या? नहीं सर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। समझ गए क्या? तो देखो, व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयरटो इन ऑर्डर टू ascertain प्राइस, देखिए द सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, टेस्ट और डू सम एनी अदर एक्ट or a thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price। मतलब क्या कि सर प्राइस को ascertain करने के लिए सेलर को कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ सकता है। अब इस केस के अंदर प्रॉपर्टी डज नॉट पास until such act or thing is done and buyer has noticed thereof। अब क्या बोला इन्होंने कि सर इस गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होंगी बेटा जब तक मैं वो हरकतें कर, मैं जब तक वो गिन नहीं लेता, गिनने को हरकतें बोला गया है और बोला गया है कि बायर ने इस बात को देख नहीं लिया, तब तक गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी क्या? नहीं सर, तब तक गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होंगे। क्या आपको ये पहला पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है बच्चों? बोलो जल्दी से, जहां पे मैंने बात की है स्पेसिफिक गुड्स और ascertain गुड्स के बारे में, क्या आपको ये पूरे पूरे पॉइंटर्स एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो मुझे, एब्सोल्युटली क्लियर, एकदम इजी इजी। या तीनों आपको एग्जांपल्स बराबर ध्यान रहेंगे, है ना बेटा? एग्जांपल्स की मदद से जब हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना भाई, उसकी जो क्लैरिटी अपने को मिलती है ना, वो कमाल की होती है, ठीक है ना? आप कभी भी टॉपिक को भूलते नहीं हो बेटा, है ना? इस बात का ध्यान रखना, आप कोई भी टॉपिक को कभी भूलोगे नहीं फिर, है ना? चलो आ जाओ। अब देखो क्या, अब मैं बात करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वाले पॉइंट को लेके। सर अब हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट, और वो क्या है बेटा? गुड सेंड ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के बारे में बात करेंगे। सर अगर सेल और रिटर्न बेसिस वाला पॉइंट आता है तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होंगी? सबसे पहली बात तो ये सेल और रिटर्न का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। देखो बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना एकदम अच्छे से, ये है बेटा शॉपकीपर। कौन है बोलो जल्दी से? शॉपकीपर। ये शॉपकीपर के दुकान में मैं गया, उसके पास लाल कलर की टी शर्ट है, उसके पास पिंक कलर की टी शर्ट है, उसके पास ब्लू कलर की टी शर्ट है और उसके पास ये मरून कलर की टी शर्ट है, ठीक है? ये 4 टी शर्ट है उसके पास, T1, T2, T3, T4, ठीक है ना? यस, तो 4 प्रकार की टी शर्ट है उसके पास। अब क्या हुआ, मैं गया बेटा दुकान के ऊपर, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी टी शर्ट खरीदूं। क्या कहा मैंने बोलो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी टी शर्ट को खरीदूं। अब होता क्या है समझिए, अब होता ऐसा है कि मैं, मेरे साथ मम्मी को भी नहीं लेके गया था मैं, तो मैं कहता हूँ शॉपकीपर से, क्योंकि शॉपकीपर मेरे पहचान वाला है, तो मैं कहता हूँ एक काम कर, मुझे चारों टी शर्ट को तू पैक करके दे दे, मुझे कोई भी 2 टी शर्ट खरीदना है। क्या करना है बोलो जल्दी से? एनी 2 टी शर्ट मेरे को परचेस करना है, एनी 2 टी शर्ट मेरे को खरीदना है। मैं ऐसा कहता हूं उससे, कोई भी 2 टी शर्ट को मैं परचेस करना चाहता हूं, 2 टी शर्ट को मैं खरीदना चाहता हूं, ऐसा मैंने कहा शॉपकीपर से। मैं तुझे बताता हूं, शॉपकीपर कहता है ठीक है, एक काम कर, ये चारों टी शर्ट लेके जा, मैं तुझे 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे बता देना कि तुझे कौन सी टी शर्ट चाहिए। क्या कहा मैंने बोलो? तुझे कौन सी टी शर्ट चाहिए, ठीक है? ओके। अब देखो क्या, अब मैं घर पे आता हूं, पहला केस, मैं अगर शॉपकीपर को फोन करके बोलूं कि मुझे T1 और T3 टी शर्ट चाहिए, तो मैं क्या कहा कि सर यहां पे मैंने अप्रूवल दिया ट्रांजैक्शन का, किसका? T1 का दिया और T3 का दिया,
तो इस केस के अंदर क्या हुआ सर, इस केस के अंदर ऐसा हुआ यहाँ पर कि इसकी ओनरशिप किसके पास चले गई सर, मेरे पास आ गई, और बाकी 2 टी शर्ट इसका मतलब रिजेक्ट हो गया, मतलब उसकी ओनरशिप किसके पास है, शॉपकीपर के पास है। ये पहला तरीका हुआ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, सेल ऑन अप्रूवल। ये क्या था, सेल और अप्रूवल बेसिस पता कि मैं अभी तो मुझे देखो, जिस समय मुझे चारों टी शर्ट दी गई इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं थी, शॉपकीपर के पास थी, बट प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होंगी, जब मैं अप्रूवल दूंगा कि मुझे T1 और T3 टी शर्ट दे दो। या दूसरा, मान लो मैंने एक हफ्ते तक, क्या कहा मैंने, बोलो एक हफ्ते, इसको वीक बोला जाता है बेटा, एक हफ्ते तक मैंने क्या नहीं किया, मैंने रिप्लाई ही नहीं दिया। क्या कहा मैंने, बोलो एक हफ्ते तक मैंने रिप्लाई ही नहीं दिया। तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा अगेन चारों टी शर्ट की जो प्रॉपर्टी है ये मेरी हो जाएंगी, मतलब डीम्ड सेल मान लिया जाएगा, डीम्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर मान लिया जाएगा क्या, यस सर। और तीसरा क्राइटेरिया है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का कि मैं टी शर्ट के साथ कुछ ऐसा करूं जिससे ये ओनरशिप दब जाए। मतलब क्या, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोहल्ले में जो है ना बेटा, ये अनुज का बर्थडे था। अब होता क्या है कि अनुज के बर्थडे में मैं बेटा ये T1 वाली जो टी शर्ट है ये पहन के चले जाता हूं। इसका मतलब शॉपकीपर को समझ में आ गया कि मैंने T1 को क्या कर चुका हूं बेटा, खरीद चुका हूं। समझ में आ रहा है कि आपको बातें, तो मैंने गुड्स के साथ कुछ ऐसा किया जो शॉपकीपर को यह दर्शा दे कि मैं गुड्स को परचेज कर चुका हूं, जैसे टी शर्ट का खरीदना, या मैंने टी शर्ट को कहीं गिरवी रख के उसके ऊपर लोन ले लिया एग्जाम्पल। तो इसके चलते मैं बोलूंगा कि कुछ गुड्स के साथ कुछ ऐसा करना जिससे ऐसा सामने वाले को लग जाए कि आप उन टी शर्ट्स को खरीद चुके हो। समझ गए क्या बात को। तो 3 केसेस देखो क्या क्या बताया मैंने आपको। प्रॉपर्टी कब पास होंगी बायर को, जब वो अपना अप्रूवल या एक्सेप्टेंस देगा, ये पहला। दूसरा क्या, जब वो गुड्स को रिटेन, रिटेन का मतलब होता है संभाल कर लगता है ना, विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, और वो भी नोटिस ऑफ रिजेक्शन नहीं देता सर, कोई नोटिस ऑफ, और जितना भी टाइम फिक्स है ना बेटा वो आपका एक्सपायर हो जाता है, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम चले आता है, जैसे एक हफ्ते का बीत जाना। और तीसरा, वो गुड्स के साथ कुछ ऐसा करता है जो अपने आप में एक्सेप्टेंस के तौर पर होता है, जैसे प्लेज करना या टी शर्ट को यूज करना, पहनना, ये सारी चीजें, इसका मतलब हुआ तीसरा कुछ ऐसा होना, क्या होना बोलो जल्दी से, तीसरा कुछ ऐसा करना जो अपने आप में एक्सेप्टेंस की तरह लागे। ठीक है, ओके, अगला नेक्स्ट, सेल फॉर कैश और रिटर्न। इसका एकदम सीधा सीधा माल है भैया। ये क्या कहता है भैया, कैश दे और गुड्स को खरीद, तू कैश नहीं दे सकता, भूल जा, गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी मेरी रहेंगी। तो जब तक कैश नहीं पे होता बेटा तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है क्या, नहीं सर, नहीं होने वाली। सर एक्सीडेंटली विदाउट अप्रूवल बायर से टी शर्ट मिसप्लेस हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, चलिए सर आ जाओ, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब बात करेंगे प्राइमरी रूल्स के बाकी चीजों के बारे में। जैसे थर्ड पॉइंट है बेटा, गुड्स मस्ट बी एसर्टेन। क्या बोला यहाँ पे, बोलो, गुड्स मस्ट बी एसर्टेन। अब इनका क्या कहना है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना गुड्स के अंदर की, वो ट्रांसफर नहीं होंगी बेटा बायर को, कब तक, अनलेस एंड अनटिल गुड्स आर एसर्टेन। जब तक गुड्स एसर्टेन नहीं किया जाता तब तक गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी क्या ट्रांसफर होती है क्या बायर को, नहीं सर, ट्रांसफर नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। जैसे देखो अनएसर्टेन गुड्स को लेके बेटा कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला, सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। सर जहां पे सेल किया गया है किसको, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेल फॉर अनएसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, और द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एंड इन द डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली appropriate to the contract either by the seller with the approval of buyer or by the buyer with the approval of seller, the property therein passes to the buyer. Such as consent या such assent may be expressed or implied. इसका मतलब क्या हुआ समझना। देखो क्या क्या कह रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान देना। सर मान लो यहाँ पे है ना 100 बिस्किट पैकेट है बेटा, क्या है बोलो जल्दी से, 100 बिस्किट पैकेट है। अब यहाँ पे है सेलर और ये है बायर। बायर जाता है सेलर के पास और उसको बोलता है भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम बदले में मुझे क्या दे दो, तुम बदले में मुझे 60 बिस्किट पैकेट दे दो। अब समझना, इस 100 में से जब 60 बिस्किट पैकेट एक तो सेलर अलग करे या 100 में से 60 बिस्किट पैकेट बायर अलग करे। अगर सेलर अलग कर रहा है तो वो अप्रूवल लेगा किसका, वो अप्रूवल लेगा बायर का, और बायर अलग कर रहा है तो वो असेंट या अप्रूवल लेगा किसका, सेलर का। सेलर से पूछ के ही करेगा, देख भाई मैंने 60 अलग निकाला, चलेगा ना तेरे को, ऐसा। तो जिस समय
उन्होंने अलग किया और सामने वाले का अप्रूवल ले लिया, उस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। क्या कहा मैंने, बोलो, उस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कहा मैंने, पहला पॉइंट मैंने कहा कि अगर सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स है, क्या है बोलो जल्दी से, सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स है, तो अगर अनएसर्टेन गुड्स को मैं बेच रहा हूं, अनएसर्टेन, तो जब मैं गुड्स को एसर्टेन करूंगा और सामने वाले व्यक्ति का अप्रूवल ले लूंगा इस एसर्टेन के ऊपर, तब उसके अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। अब सारे लोग ध्यान देना, मैं जो एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सर देखो 100 कॉटन की बेल्स पड़ी हुई है, क्या कहा मैंने, बोलो 100 कॉटन की बेल्स पड़ी हुई है। अब यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है, ठीक है। अब बायर जो है वो अपने आदमी बेचता है बेटा, जो सेलर से मिलते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, 60 कॉटन बेल्स को अलग कर देते हैं और 40 कॉटन बेल्स अभी भी यहां पर पड़ी है। अब इसी समय आग लग जाती है बेटा कॉटन बेल्स के वहां पे। मुझे जरा एक बात बताइए, ये जो 60 कॉटन बेल्स है, इसका जो नुकसान होगा वो कौन उठाएगा? इसका नुकसान सर बायर उठाने वाला है। क्यों? क्योंकि बायर ने गुड्स को अलग किया, बायर के आदमियों ने, और सेलर से पूछ के किया। और किससे पूछा बोलो जल्दी से, सेलर से पूछ के किया। समझे क्या आप बात को? सर लेकिन ये जो 40 कॉटन बेल्स है, इसका नुकसान, ये इसका लॉस कौन उठाएगा? सेलर उठाएगा। कौन उठाएगा बोलो जल्दी से? सेलर उठाएगा। क्या आप इसको समझे? अरे बोलो बच्चों, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? है ना? यस सर। चलिए सेकेंड पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अब बात करेंगे डिलीवरी टू दी कैरियर के बारे में। किसके बारे में बोलो? डिलीवरी टू दी कैरियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आओ सारे लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। मित्रों अगर मैं कहूँ आपके साथ, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। डिलीवरी टू दी कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। क्या मतलब होता है बोलो? ट्रांसपोर्टर। एपी एम्पायर, थैंक यू सो मच सर, आपकी स्पेशल 26 5.0 सीरीज एंड रेगुलर विश्वास बैच की वजह से आई गॉट 54 इन लॉ। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट। ठीक है, आओ चलो ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। सर मैं बात कर रहा हूं डिलीवरी टू दी कैरियर के बारे में। सर कैरियर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। अगर सर ऐसा होता है कि सेलर अगर गुड्स दे देता है बेटा बायर को, या कैरियर, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर को, या किसी अदर पर्सन, अदर बेली को, जो बायर का रिप्रेजेंटेटिव हो या ना हो, इस पर्पज से कि तू पहुंचा क्या, तू ट्रांसपोर्ट कर क्या बायर को, और वो राइट ऑफ डिस्पोजल के राइट को, अपने राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास नहीं रखता है, तो इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी खो चुके सनम। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से? इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी खो चुके सनम। समझ गए क्या आप बात को? सर ये आप सर क्या बोले, ये मैं ये बोलना चाहता हूं, समझाओ बात को। देखो सर, सुनो सुनो सुनो, सेलर अगर बायर को क्या दे रहा है बेटा, सेलर अगर बायर को गुड्स बेच रहा है, ठीक है ना, सेलर अगर बायर को गुड्स दे रहा है ना, ओके। अब ये गुड्स की जो डिलीवरी है बेटा, ये डिलीवरी वो किसके थ्रू करवाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ट्रक के थ्रू करवाएगा। अब ये जो ट्रक का ट्रक ड्राइवर है ना, इसको कैरियर बोला जाता है। तो सेलर ने गुड्स दिया डिलीवरी वाले को, और इस गुड्स के ऊपर अपना किसी भी प्रकार से कंट्रोल रखा क्या? नहीं सर, नहीं रखा। क्या कहा मैंने बोलो? इस डिलीवरी के ऊपर अपना किसी भी प्रकार से कंट्रोल रखा क्या? नहीं सर, इस डिलीवरी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखा। क्या कहा मैंने बोलो? इस डिलीवरी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखा। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा सर? इस सिचुएशन के अंदर होगा ऐसे कि ये बायर के पास गुड्स की प्रॉपर्टी चले गई, ऐसा मान लिया जाएगा। मतलब सर जब ट्रक जा रहा था, अचानक से भूकंप आ गया और ट्रक का तहस नहस हो जाता है, तो गुड्स खराब हो जाएंगे। अब अगर गुड्स खराब हो जाएंगे तो कौन उठाएगा इसका लॉस? सर लॉस उठाने वाला है बायर। कौन लॉस उठाने वाला है बोलो बच्चों? बायर इसका लॉस उठाने वाला है। क्या? यस सर, बायर इसका लॉस उठाने वाला है। समझे क्या आप बात को? क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? एकदम जितना इजी हो सकता है उतना इजी करके बता रहा हूं बेटा आपको, वो भी रिवीजन लेक्चर में। समझे, ये रिवीजन लेक्चर है। रेगुलर में तो एक बार का समझ में आता है, अपन लेट जाते हैं टॉपिक में, लेकिन ऑब्वियस सी बात है रिवीजन में जितना हो सकता है उतना डिटेल में मैं अभी आपको ले जा रहा हूँ, ठीक है। बट टाइम का और मतलब रिवीजन के जो डेप्थ है वो मैच होनी चाहिए ना, तो ही मजा आएगा रिवीजन का, ठीक है। आइए फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलेंगे, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के बारे में। सर ये राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? देखो क्या है बेटा, मैंने आपको गुड्स दे दिया, ये जो गुड्स है मैंने आपको दे दिया, मान लो एक कप था 300 रुपए का, पर मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे पैसे डुबा दिए तो
आपने मुझे 300 रुपए नहीं दिए, अब आप छपड़ ही नहीं रहे, अब आप मुझे दिख ही नहीं रहे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो सेलर होता है ना बेटा, ये क्या करता है, राइट ऑफ डिस्पोजल लगा देता है किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर। मतलब गुड्स के ऊपर मैं क्या करूंगा, डिस्पोजल, मतलब इसको बेचने का जो पावर है वो मैं अपने पास रखता हूं। क्या रखता हूं, बोलो, अपने पास रखता हूं। इसका मतलब क्या, देखो, टू सिक्योर दैट द प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी पासेस, तो यहां पे पासेस टू द बायर, मैं राइट ऑफ डिस्पोजल को रखता हूं। इसका मतलब क्या है, देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स हैव बीन सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेलर में by terms of contract or appropriation, as the case may be, reserve right of disposal until certain conditions have been fulfilled। मतलब क्या है कि सेलर बोल सकता है बायर को कि मैं तुझे इस गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी नहीं दूंगा जब तक तू कुछ टर्म्स को फुलफिल नहीं कर लेता, या जब तक तू कुछ टर्म्स को नहीं मान लेता, तब तक मैं तुझे नहीं दूंगा। जैसे देखो, मान लो मैं लाइसेंस लेने जाता हूं आरटीओ में, तो वो क्या बोलते हैं, पहले वो गाड़ी घुमा के बताओ, वो ऐसा 8 वाला घुमा के बताओ, उसके बाद लाइसेंस देंगे। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, मुझे जल्दी से बताइए, बेसिकली उन्होंने क्या किया सर, बेसिकली उन्होंने ये किया कि लाइसेंस देने से पहले उन्होंने कुछ कंडीशन लगा दिए। सेम आप ऐसा समझ लो यहां पे हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे, सेम यहां पे ऐसा हो रहा है कि मैं तुझे प्रॉपर्टी तभी दूंगा जब तू कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेगा। क्या करेगा, बोलो, कंडीशन को फुलफिल करेगा। in such a case, in spite of the fact that goods have already been delivered to the buyer or the carrier or other bailey for the purpose of transmitting the same to buyer, the property will not pass to the buyer till condition imposed has been fulfilled। इसका मतलब है, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये जो कप है ना, ये आपके पास चला भी गया, बट जब तक आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे तब तक इस कप के अंदर की ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली है क्या, नहीं सर, तब तक इस कप के अंदर की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होने वाली है। समझे क्या आप बात को, बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या, फटाफट फटाफट जल्दी से बताएं मेरे को, है ना। यस दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सारे लोग ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल अगर बायर सेलर अपने पास रखता है, तो बायर के पास गुड्स क्यों ना चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड्स के ऊपर का कंट्रोल पहले भी सेलर के पास था और बाद में भी क्या होने वाला है सर, बाद में भी सेलर के पास होने वाला है। क्या होने वाला है, बोलो जल्दी से, बाद में भी सेलर के पास होने वाला है। समझ गए क्या, क्या आप बात को समझे क्या, फटाफट जल्दी से बताएंगे। यस अगला देखो, सर्कमस्टांसेस अंडर विच राइट ऑफ डिस्पोजल में बी रिजर्व। दो ऐसे केसेस है बेटा जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया जा रहा है। देखो पहला केस क्या है, इफ गुड्स आर शिप्ड, शिप्ड मतलब शिप से बेचा बेटा, नौका है ना, नाव से बेचा। फिर इसके अलावा या और डिलीवर्ड टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, शिप को दिया या रेलवे को दिया फॉर कैरेज, and by bill of lading or railway receipt as the case may be, which are deliverable to the order of seller या his agent, then seller will be prima facie deemed to reserve right of disposal। मतलब क्या हुआ समझना, मैंने बेटा रेलगाड़ी जुग 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 जुग, मैंने उनको अपने मैंने उनको क्या दिया, मैंने उनको अपने गुड्स दिया, ठीक है ना, रेलगाड़ी के लिए मैंने उनको गुड्स दिया, ओके। अब मैं रेलवे वालों से क्या कहता हूं, तू बायर को गुड्स तभी देना जब मैं तुझे फोन पे बोलूं कि ठीक है तू दे दे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं रेलवे वालों से कह रहा हूं तुम मेरे इशारों पर नाच। मैंने बोला गुड्स दे तो दे, मैंने बोला मत दे तो मत देना, और गुड्स को रिटर्न मेरे पास पहुंचा देना। इसका मतलब है कि बायर ने गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखा है, और जब बायर गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर ने अपने पास रखा है, ऐसा माना जाएगा। तो सेलर कहता है, अगर रेलवे से, सेलर कहता है शिप वालों से कि बायर को गुड्स तभी देना जब मैं फोन करके हाँ बोलूं, तो समझ जाना राइट ऑफ डिस्पोजल दिया गया है। दूसरा केस क्या कहता है समझो, सेलर ने बेटा गुड्स के साथ साथ बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया है रेलवे वालों को, शिप वालों को, और उनसे कहा है कि बायर जब इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा ना तभी उसको गुड्स देना, अदरवाइज उसको गुड्स मत देना। इसका मतलब फिर से सेलर ने क्या किया है, राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रखा है। आओ इसको पढ़ाता हूं मैं, देखो, वेयर सेलर ड्रॉज अ बिल ऑन द बायर फॉर द प्राइस and sends him the bill of exchange
with a bill of lading या बाकी रेलवे रिसीट टू सिक्योर पेमेंट, द बायर मस्ट रिटर्न द बिल ऑफ lading if he does not accept or pay the bill। मतलब बायर गुड्स घर पे नहीं ले जा सकता कब तक, जब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर वो गलती से रिटेन भी कर ले गुड्स को, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी जो है वो किसकी रहने वाली है, सेलर की रहने वाली है। क्या रहने वाली है बोलो जल्दी से, सेलर की रहने वाली है। समझे क्या, सारे लोग समझे क्या? तो मैंने दो केसेस आपको बताया जहां पे राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व किया जाता है। फिर से रिपीट कर दूं, दो केसेस मैंने आपको बताया जहां पे राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व किया जाता है। पहला मैंने शिप वालों को, रेलवे को दिया, मैंने कहा जब तक मैं ना बोलूं माल मत बेचना। और दूसरा क्या बोला गया, मैंने उन गुड्स के साथ उस बिल ऑफ रेलवे रिसीट या बिल ऑफ लेडिंग के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेज दिया। मैंने कहा अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होगा तो गुड्स देना, अदरवाइज मत देना। तो ये दोनों केसेस के अंदर राइट ऑफ डिस्पोजल को मैंने अपने पास रखा हूं। क्या कर रहा हूं बोलो जल्दी से, राइट ऑफ डिस्पोजल को मैंने अपने पास रखा हूं। समझ गए क्या? क्या सारे लोग बच्चों, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? बोलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? एकदम इजी, किसी को कोई भारी लगा अभी तक, कोई दिक्कत किसी को अभी तक? फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को। नो दिक्कत, आगे बढ़ेंगे हम लोग, पक्का आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आइए अब देखो नेक्स्ट, रिस्क प्राइमा फेसिए पासिस विथ प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है बोलो जल्दी से, रिस्क जो है ना ये प्राइमा फेसिए ट्रांसफर होती है किसके साथ बेटा, प्रॉपर्टी के साथ। किसके साथ बोलो बच्चों, प्रॉपर्टी के साथ। किसके साथ, प्रॉपर्टी के साथ सर यहाँ पे ट्रांसफर होती है। जयराम जब भी अगली बुक के आएंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ तो आई नहीं है ना? तो फिर आप अननेसेसरी स्पैम मत करो बेटा, जब भी आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे अभी हुआ था है ना, जब नई वाली आई थी तो मैंने एडिशनल क्वेश्चन दे दिया था ना। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं अगला एडिशन लाऊंगा तो भी दे दूंगा बेटा। अब समझ रहे हैं क्या? जैसे देखो किसी के पास मेरी क्वेश्चन बैंक मान लो 4 है, अब वहां से अगर मैं 5 के ऊपर जाऊंगा तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए होंगे, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं अलग से पीडीएफ में दे देता हूं। तो जब मैंने ये एक बार किया तो ये कितना कॉमन सेंस है कि जो मैं 5th से 6 के ऊपर जाऊंगा तो इसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, तो इसकी भी क्या दूंगा मैं बोलो बच्चों, पीडीएफ दूंगा। है कि नहीं कॉमन सेंस? आप मुझे एक बात बताओ। हाँ सर लग तो रहा है करके, थोड़ा थोड़ा है ना? यस चले क्या आगे बढ़ेगा? आइए चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, सेक्शन नंबर 26 के ऊपर चलेंगे। देखो क्या, रिस्क प्राइमा फेसिए पासेस विद द प्रॉपर्टी। किसके बारे में बात करूंगा बोलो, रिस्क जो है ना बेटा ये प्राइमा फेसिए नहीं समर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? यस चलो, जो रिस्क है ना ये प्राइमा फेसिए प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्या, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, गुड्स जो है बेटा ये सेलर्स रिस्क के अंदर है, बट एक बार सेलर के पास से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई बायर को, तो फिर उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई तो गुड्स किसके रिस्क पर होगा, बायर के रिस्क पर होगा। किसके रिस्क पर होगा बोलो जल्दी से, बायर के रिस्क पर होगा। इसका मतलब हाउएवर it provide that where a delivery of goods has been delayed through fault of either buyer or seller। मतलब क्या बोला यहाँ पे बताइए सर, अगर ऐसा होता है कि गुड्स की डिलीवरी, अगर गुड्स की डिलीवरी डिले होती है एक तो बायर के फॉल्ट से या सेलर के फॉल्ट से, तो गुड्स किसके रिस्क पर रहता है भैया, जिसकी ओनरशिप है, जिसका फॉल्ट हुआ है उसके रिस्क पर गुड्स रहने वाला है। समझ गए क्या बात को? जिसका फॉल्ट है, जिसका भी फॉल्ट है उसके रिस्क पर गुड्स होता है, इस बात का ध्यान रखना। जिसका भी फॉल्ट है उसके रिस्क पर क्या होने वाला है बच्चों, गुड्स होने वाला है। जैसे मैंने आपको माल बेचा पर मेरे गलती के कारण मैंने लेट बेचा, तो इस केस के अंदर लेट भेजा, बेचा नहीं भेजा, तो इस सिचुएशन के अंदर फॉल्ट मेरा है, तो रिस्क भी कौन उठाएगा, मैं उठाऊंगा। कौन उठाएगा बोलो जल्दी से मुझे, मैं उठाऊंगा। समझ गए क्या बात को? ओके अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स के बारे में पढ़ेंगे। सर ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स का मतलब क्या होता है? एक लैटिन मैक्सिम है नेमो डैट क्वैट नॉन हैबिट। इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति ओनर नहीं है वो गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं। जैसे एग्जांपल ये माइक है बेटा, ये माइक की ओनरशिप किसके पास है, मेरे पास है, आईजी सर के पास है। मुझे एक बात बताइए, क्या वंशिका शिवांगी को ये माइक बेच सकती है क्या? बोले आईजी सर का माइक मैं तुमको 5,000 रुपए में बेचती हूँ शिवांगी, ऐसा हो सकता है क्या? कॉमन सेंस से थोड़ा सा बताइए, क्या मुझे ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर नहीं हो सकता। इसको लैटिन मैक्सिम में बोला जाता है नेमो डैट क्वैट नॉन हैबिट। इसका मतलब है कि सेलर केवल और केवल वही गुड्स बेच सकता है जिसका वो एब्सोल्यूट ओनर हो, मतलब जिसका वो खुद ओनर हो। जिसका वो खुद ओनर नहीं है, क्या वो गुड्स को चेप सकता है या क्या वो गुड्स को बेच सकता है क्या किसी दूसरे पर्सन को? नहीं सर नहीं बेच सकता है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है।
क्या कहा मैंने? बोलो। नहीं सर, नहीं बेचा जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसी मैक्सिम आपको सवाल पूछते हैं, व्हाट इज मेंट बाय नेमो डैट क्वेट नॉन हैबिट, या कैन नॉन ओनर ट्रांसफर गुड्स, तो इसके भी फिर कुछ एक्सेप्शन है। मतलब अभी जो मैं आपको एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा इसका मतलब क्या हो गया सर? एक्सेप्शन का ये मतलब हो गया कि अगर एक व्यक्ति जो है ना वो ओनर नहीं है फिर भी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है क्या? हाँ सर, फिर भी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। समझे क्या बात को? फिर से रिपीट कर दूं, एक व्यक्ति जो ओनर नहीं है वो इन केसेस के अंदर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। जनरल रूल क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो ओनर नहीं है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति ओनर नहीं है फिर भी वो क्या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? हाँ सर, फिर भी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब देखो, अगर मेरा कोई एजेंट है बेटा, मेरा कोई एजेंट है जिसके पास गुड्स का पोजीशन रखा हुआ है या डॉक्यूमेंट्स का पोजीशन है मेरे परमिशन से, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को बेच सकता है, और जो गुड्स खरीद रहा है ना वो गुड फेथ में गुड्स को खरीद रहा है, उसको नहीं पता था कि इस एजेंट के पास गुड्स को बेचने की पावर नहीं है। वो गुड फेथ में, उसको लगा यार एजेंट है तो गुड्स को बेचने की पावर होंगी, वो गुड्स को खरीद लेता है। तो इस सिचुएशन के अंदर सर मैं कहूंगा कि ओनरशिप क्या ट्रांसफर हो जाएंगी क्या? हाँ सर, इस सिचुएशन के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएंगी। क्या कहा मैंने? बोलो। इस सिचुएशन के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएंगी। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको बात समझी क्या? यस। तो पहला क्या कहा? अगर मर्केंटाइल एजेंट होता है और वो प्रिंसिपल के बिहाफ में, गुड्स के अंदर ओनरशिप होती है प्रिंसिपल की, पर उसका एजेंट अगर बेचता है, गुड फेथ में बेचता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचता है, तो इस सिचुएशन के अंदर सर सामने वाले व्यक्ति के पास क्या ओनरशिप जाने वाली है क्या? हाँ सर, सामने वाले व्यक्ति के पास ओनरशिप जाने वाली है। क्या कहा मैंने? बोलो। सामने वाले व्यक्ति के पास ओनरशिप जाने वाली है। गॉट इट? क्या आपको ये बातें क्लियर? क्या पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट कहता है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। क्या कहता है? बोलो। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। सारे लोग ध्यान देना। देखो बेटा, ये एक कार है। क्या है? बोलो जल्दी से। ये एक कार है। इस कार के दो मालिक है। कौन कौन दो मालिक है? एक मैं मालिक हूं आईजी, और एक है श्रद्धा कपूर। हम दोनों क्या है बेटा? हम दोनों ओनर है इस कार के। तो हम लोग क्या बोले जाएंगे? हम लोग बोले जाएंगे को ओनर। क्या बोले जाएंगे? बोलो। हम लोग दोनों बोले जाते हैं को ओनर। क्या बोले जाते हैं? बोलो। को ओनर। ठीक है, ओके। अब आप समझना। अब अगर मैं इस कार को, अब अगर ये जो कार है बेटा, ये कार पड़ी है किसके पास? ये कार पड़ी है भी श्रद्धा कपूर के पास। किसके पास पड़ी हुई? बोलो। श्रद्धा कपूर के पास। अब मुझे एक बात बताइए, अगर श्रद्धा कपूर इस कार को बेच देती है, मान लो किसको? सिद्धांत कपूर को। किसको बेच देती है? बोलो। सिद्धांत कपूर को। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या सिद्धांत कपूर को वैलिड टाइटल मिलेगा क्या? तो इसका जवाब है हाँ। क्या कहा मैंने? बोलो। इसका जवाब है हाँ, सिद्धांत कपूर को वैलिड टाइटल मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? बोलो। सिद्धांत कपूर को वैलिड टाइटल मिल जाएगा। मतलब मैंने क्या कहा? मतलब मैंने ये कहा कि सर जब किसी एक प्रॉपर्टी के दो ओनर होते हैं और उसमें से किसी एक ओनर के पास कार का पोजीशन है और वो कार को बेचता है और सामने वाला व्यक्ति गुड फेथ में कार को खरीदता है, तो इस सिचुएशन के अंदर उस कार की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। देखो, इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स हैज अ सोल पोजीशन ऑफ देम, सेवरल जॉइंट ओनर में से एक के पास पोजीशन है विद द परमिशन ऑफ अदर को ओनर, दूसरे के परमिशन से, तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है उस पर्सन को जो भी व्यक्ति उससे गुड्स को खरीदता है गुड फेथ में, और जो है ना, एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोटिस दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। मतलब क्या, इस बात की नोटिस उसे नहीं होनी चाहिए या इस बात का पता उसे भी नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के पास क्या नहीं है सर, सामने वाले व्यक्ति के पास सेल करने की पावर नहीं है। ऐसा नोटिस उसको जाना चाहिए क्या? नहीं सर, ऐसा नोटिस उसको नहीं जाना चाहिए। क्या आप इस बात को समझ गए? बोलो बच्चों जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? यस। चलिए अगला अब बात करूंगा, सेल बाय द वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन द पोजीशन देयर ऑफ। ठीक है ना, ध्यान रखना, एग्जांपल से आपको पूरी चीजें याद रहनी चाहिए बेटा। ठीक है, आओ सुनो। जैसे देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अपना जो एग्जांपल होता है वो होता है जेठालाल वाला। कौन सा एग्जांपल है? बोलो। जेठालाल।
ठीक है। देखो सर, जेठालाल क्या करता है, एक टीवी को बेचता है बेटा, किसको, भिड़े को बेचता है। किसको बेचता है, बोलो, भिड़े को। अब ये टीवी का एक ही पीस था, समझना बात को, टीवी का एक ही पीस था। टीवी का पोजीशन अभी भी जेठा के पास है, बट ये टीवी बिक चुका है, किसको, भिड़े को ये टीवी बिक चुका है। अब होता क्या है कि मान लो दुकान के अंदर कौन आता है बेटा, बबीता जी आती है ना, अय्यर भाई के साथ बबीता जी आती है। तो ऐसे इसमें बबीता जी को ये टीवी बहुत पसंद आ जाता है। अब जेठा क्या ना करता, मरता क्या ना करता, जेठा क्या करता है, जो पोजीशन है उसके पास टीवी का, उसकी प्रॉपर्टी उसको बेच देता है, किसको, बबीता जी को सेल कर देता है। अब सवाल बनता है कि क्या एक व्यक्ति जिसके पास गुड्स का पोजीशन था, प्रॉपर्टी नहीं थी, पोजीशन था, क्या वो गुड्स को बेच सकता है क्या? तो लॉ ने इसका जवाब दिया, यस सर बेच सकता है। पर सर भिड़े के साथ गलत हो गया, भिड़े क्या कर पाएगा, भिड़े जेठालाल से प्राइस को क्लेम कर पाएगा, जो अमाउंट उसने पे किया, और इसके अलावा अगर कोई डैमेजेस हुए भिड़े को, तो वो भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। तो देखो, इफ अ पर्सन who has sold the goods but continues to be in the possession, if the person who has sold the goods but continues to be in the possession of them or the documents of title, जेठा ने गुड्स को बेचा बट आज भी उसके पास डॉक्यूमेंट है या टीवी है, तो वो सेल कर सकता है थर्ड पार्टी को, अगर थर्ड पार्टी डिलीवरी को ऑब्टेन करता है गुड फेथ में, और उसको पता नहीं कि भिड़े को ऑलरेडी टीवी बिक चुका है, ठीक है ना। ही वुड हैव अ गुड टाइटल टू देम ऑल्दो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज पास टू द फर्स्ट बायर अर्लियर। The pledge or disposition of goods या document of title by seller in possession are equally valid। मतलब यहाँ पे बोल के रखा है ये चीज भी equally valid होंगी, और मैंने आपको बता दिया कि भिड़े क्या कर सकता है जेठालाल के साथ, ठीक है। ओके, अगला सर, अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल के बारे में। सर ये इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या है, समझो आप बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दुकान है बेटा, है ना, यहाँ पे दुकान पे कौन है, यहाँ पे दुकान पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आईजी। अब क्या हुआ था, मेरा एक फ्रेंड है, मान लो मेरे फ्रेंड का नाम क्या है, मेरे फ्रेंड का नाम है सिद्धेश। क्या नाम है, बोलो जल्दी से, मेरे फ्रेंड का नाम है सिद्धेश। वो आया था, ऐसी दुकान पे बैठा था बेटा। अब क्या होता है, समझना बात को, ध्यान देना। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे वंशिका जो है ना बेटा, वो वंशिका यहाँ पर आती है। क्या काम मैंने, बोलो, वंशिका यहाँ पर दुकान पर आती है। अब वंशिका कहती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये ब्लू कलर वाला फोन चाहिए करके। अब इसकी कीमत जो है ना वो है 20,000 रुपए की। सिद्धेश ऐसा ही मजाक मजाक में कह देता है वंशिका से, ये फोन मैं आपको 5,000 का दूंगा। वंशिका 5,000 दे देती है, सिद्धेश फोन दे देता है। फिर बाद में मैंने वंशिका से कहा, वंशिका मैं तो मजाक कर रहा हूं, क्योंकि सिद्धेश मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, सिद्धेश तो यूं ही बैठा है, वो आपके साथ मजाक कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वंशिका क्या बोल सकती है, समझना। ड्यू टू एस्टॉपल के फैक्ट, वंशिका को इसके अंदर की क्या ट्रांसफर हो जाएंगी बेटा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बोलो जल्दी से, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि सिद्धेश ने, समझना बात को, क्योंकि सिद्धेश ने जो माल बेचा है ना, वो मेरे आंखों के सामने बेचा, मैंने उस बात को रोका भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वंशिका, मैंने अथोराइज किया उस सिद्धेश को कि तू बेच बेच, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर यहाँ पे वंशिका को क्या गुड टाइटल मिलने वाला है क्या? हाँ सर, वंशिका को गुड टाइटल मिलने वाला है, समझे। देखो, वेयर द ओनर इज स्टॉप बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग सेलर्स अथॉरिटी। क्या बोला यहाँ पे, बताइए सर, जो ओनर है ना उसको स्टॉप बाय कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। तो देखो, जो ट्रांसफर ही होगा उसको गुड टाइटल मिल जाएगा अगेंस्ट द ट्रू ओनर। बट बिफोर गुड टाइटल बाय एस्टॉपल कैन बी मेड, it must be shown that true owner has actively suffered या held out other person as a true owner and a person authorized to sell। जैसे यहाँ पे बोला गया है, जैसे यहाँ पे सिद्धेश के केस में हुआ था, सिद्धेश कर रहा है, मैं शांत बैठा हूं बेटा, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, सिद्धेश को करने दे रहा हूं, यहाँ पे मिसगाइड। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ बोलता है कि नहीं, अब ये आईजी सर की गलती है, मतलब सिद्धेश वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। गॉट इट एवरीवन? क्या सभी लोगों को इतनी बातें क्लियर है क्या? मुझे जल्दी से बता देंगे, क्या सारे बच्चों को इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? इजी इजी एकदम, सभी लोग पड़ापड़ बोलेंगे, इजी इजी एकदम, पड़ापड़ बिल्कुल, बोलो 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 जल्दी से मुझे। यस, परफेक्ट है, चलो। सर लॉ के लिए 40 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो लाइए। हाँ लाना पड़ेगा, अभी वो क्या व्यूज के लिए करना पड़ता है वो स्ट्रैटेजी वीडियोस, बाकी
जो 60 डेज है 70 डेज है वो स्ट्रैटेजी सब सेम ही होती है बेटा, बस उसको फिर डेज वाइज कम करते रहना पड़ता है और कुछ नहीं, है ना। पर क्या वो स्ट्रैटेजी लाके कोई मतलब नहीं है, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अब समझो बात को, स्ट्रेटेजी मैं ला लूंगा, लाने में क्या दिक्कत है भाई, क्या लगता है 15 मिनट का वीडियो बनाने। आप समझो उसके बाद उसको इंप्लीमेंट होना उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैं तो 10 दिन की स्ट्रैटेजी भी लाऊंगा बेटा, वो तो कोई बात ही नहीं है। पर दिक्कत ये है कि बच्चे उसको फॉलो नहीं करते। फॉलो करे तो मैंने तो 3 महीने की एकदम बढ़िया स्ट्रैटेजी दिया था कि हाउ टू क्रैक सीए फाउंडेशन इन 3 मंथ्स, है ना। मस्त स्ट्रैटेजी थी भाई वो, एकदम लेट लेट के 3-3 रिवीजन उसके अंदर हो रही थी। बट बच्चों ने सोचा सर जब 2 रिवीजन ही सफिशिएंट होती है तो 3 क्यों करूं, जान दो अभी नहीं देखता, बाद में 1 महीने बाद से देखना चालू करूंगा, है ना। ऐसा ही होता है। अब आपको अगर याद है बेटा, अब आप समझिए बात को, आपको याद है ना, जब अपना ये सीरीज चालू हुआ था तब इससे अभी जितने अपन देख रहे इससे 3 to 4 टाइम ज्यादा बच्चे देख रहे थे। मैं बोला ना अपने इसमें लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होता है। आप देखो ना 4 टाइम से अभी 1 टाइम हो गया, मतलब 25% ऐसा ही होगा। इसलिए सीए का रिजल्ट 25% ही लगता है। समझे क्या आप बात को, क्योंकि आप समझिए बात को, अपने हैबिट्स के कारण ही रिजल्ट नेगेटिव आता है। कभी ऐसे कभी किसी को जानबूझ के फेल नहीं करती। इस बार आप पूछ लो, हर एक बच्चे को लॉ में 5 मार्क का ग्रेस दिया है बेटा, अगर वो नहीं देते तो कितने तादाद में फेल हो जाते बच्चे। आप ये सोच के देखिए, है ना, मतलब कितने लोगों को जरूरत पड़ी ग्रेस नंबर देने की आईसीआई को, आप ये सोच के देखिए, उनको पास कराने, है ना। तो मेन क्या है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, इज कॉज ऑफ एवरीथिंग। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, आप जितना डेडिकेटेडली पढ़ेंगे, उतना आपका पास होना फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, है ना। फाउंडेशन लेवल तो आप सोच के देखो, नाम ही फाउंडेशन है भाई, एंट्री लेवल चीज है। अब समझिए बात को, एंट्री लेवल एकदम। आप सोचो कोर्स में एंट्री लेने के लिए अगर अपने को दिक्कत होंगी तो फिर आगे तो बेटा बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं। समझ रहे हैं आप बात को, इसलिए एकदम फ्लॉलेस पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ आपने पढ़ाई नहीं की या कुछ और सरकमस्टांसेस थे तब आप क्लियर नहीं कर पाए, समझ में आ रहा है। पर आप अपना 100% दे नहीं रहे, है ना, तो फिर आगे आप कैसे अपना 100% देंगे, आप ये बताइए मुझे। इंटर तो और ज्यादा लेवल बड़ा है ना, इंटर का ऑब्वियस सी बात है, फाइनल का लेवल और बड़ा है ना। तो आपको हमेशा अपना 100% देना है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो सर आ जाओ। अब बात करेंगे किसके बारे में, सेल बाय अनपेड सेलर। ऊपर वाला पॉइंट मैं आपको बाद में पढ़ाता हूं सर। एक अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट होता है यूनिट नंबर 4 के अंदर। सर अगर अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट को एक्सरसाइज करता है ना, तो वो गुड्स को बेच सकता है और वो वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर देगा। क्या कहा मैंने, बोलो, वो गुड्स को बेच सकता है और वो वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर देगा। ओके सर, अगर मान लो मैंने फॉर एग्जांपल बंदूक दिखा के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया राहुल के साथ, क्या कहा मैंने, बोलो, मैंने बंदूक दिखा के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया राहुल के साथ, इसे बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करूं तो उसे बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब राहुल इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने से पहले ही मैंने जो राहुल से चुराया हुआ सामान है, मान लो फॉर एग्जांपल रिंग है या फोन है, मैं उस फोन को किसी थर्ड पर्सन को बेच देता हूं। तो क्या थर्ड पर्सन को सर गुड टाइटल, वैलिड टाइटल मिलेगा क्या? हाँ सर, थर्ड पर्सन को वैलिड टाइटल मिलेगा। समझे क्या बात को? इसका मतलब ये है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड होने से पहले ही अगर आईजी सर ने माल बेच दिया तो थर्ड पर्सन को इसका वैलिड टाइटल मिलने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाला है। समझे क्या बात को, है ना। यस, अगला। अब सेल बाय द बायर ऑब्टेनिंग द पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स एज वेस्टेड इन हिम। अब देखो क्या, अब वही भिड़े वाला एग्जांपल लेके चलता हूं। सर जेठालाल ने भिड़े को क्या दे दिया, टीवी दे दिया। बट टीवी की ओनरशिप भिड़े को मिलने वाली थी कब? भिड़े को मिलने वाली थी 31 मार्च को। आज तारीख है 24 मार्च। अब भिड़े क्या करता है, उस टीवी को हाथी भाई को बेच देता है। क्या करता है बोलो? उस टीवी को हाथी भाई को बेच देता है। अब सवाल क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो बायर है बेटा, समझना, अगर बायर सेलर के कंसेंट से पोजीशन को ऑब्टेन करे, जैसे भिड़े ने जेठालाल के कंसेंट से पोजीशन को ऑब्टेन किया और उस हो सकता है प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई, पर वो उसको सेल या प्लेज कर दे किसी थर्ड पर्सन को, तो और थर्ड पर्सन गुड फेथ में डिलीवरी को एक्सेप्ट करे जैसे हाथी भाई, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगा हाथी भाई के पास ओनरशिप जा चुकी है। ओके, अगला। सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट। जैसे कि सर अगर कोई पर्सन लिक्विडेट हो जाता है, मान लो कोई सेलर दिवाला हो गया, तो उसका जो लिक्विडेटर है अगर वो सेल
करता है तो वो वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर करता है। सर जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फाइंडर ऑफ गुड्स, वो भी कुछ केसेस के अंदर गुड्स को बेच सकता है। या सर अगर मान लीजिए मैंने गुड्स को प्लेज करा के रखा हो किसी पौनी के पास और मैंने उसका लोन वापस नहीं किया, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है सर, उस गुड्स को बेच सकता है और अपने पैसों को रिकवर कर सकता है। तो वो भी जो सेल करेगा वो भी एक वैलिड टाइटल पास करने वाला है क्या? यस सर, वो भी एक वैलिड टाइटल पास करने वाला है। समझ गए आप बात को? यस सर। तो ये अपन ने जो पढ़ा, ये क्या पढ़ा बेटा अपन ने? आज एक्सेप्शन पढ़े अपन ने नेमो डैट क्वैट नॉन हैबिट के। इसके अंदर से ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में से बहुत से सवाल इसी एक्सेप्शन के ऊपर बनते हैं। डायरेक्ट सवाल भी आता है, इनडायरेक्ट सवाल भी इसके ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज के लिए अपन करेंगे केवल और केवल इतना। कल के सेशन में, कल 5:30 बजे हम लोग मिलेंगे। यूनिट 3 का पार्ट 2 होगा। कल यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके अगले ही दिन हम लोग क्या करेंगे सर, फिर उसके एक दिन आई थिंक सो ब्रेक है, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग यूनिट 4 को भी क्या कर डालेंगे, एक ही दिन के अंदर पूरा पूरा रिवाइज ऑफ कर डालेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग क्लास के अंदर। कब मिलेंगे हम लोग? कल शाम में। होप सो आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आप जानते हैं लाइक करने से आईसीएफ पास करवाता है और आपको 5 मार्क भी एक्स्ट्रा देता है। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। चैनल पे नए जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय एवरीवन।